बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को खुशामदीद अपने इस प्रोग्राम की सीरीज़ में, जिसमें कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए क्या होनी चाहिए। गो कि बहुत सारी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं और हर शख्स की नज़दीक यही बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका जो लिखा हुआ कोड है वो किसी भी फोरम के ऊपर उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट किया जाए जैसे किसी की प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट किया जाता है। तो हम पिछली दो सीरीज़ में लेक्चर्स में रादर तीन लेक्चर्स में हम मुख्तलिफ पार्ट्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं और आज हम इसके फाइनल पार्ट में चंद एक मज़ीद बातें देखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे किसी एक्चुअली कोर्स को डेवलप करना शुरू करेंगे। लेट्स सी। तो हमारा ये जो कोर्स है बेसिकली आर्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स डेवलपमेंट, बेसिकली हम आर्डुइनो और एवीआर सीरीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये किसी भी माइक्रो कंट्रोलर, चाहे वो 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स हों, आर्म के हों, माइक्रोचिप पिक के हों, किसी भी सीरीज़ के हों, ये एक जनरल किस्म की डिस्कशन है। किसी पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर या किसी पर्टिकुलर कंपनी की तरफ ये बायस्ड नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर आमिर इकबाल है। मैं पेशे के एतबार से हार्ट सर्जन हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को एज अ हॉबी इंजॉय करता हूँ। और मेरी ख्वाहिश ये है कि हम अपने मुल्क में अपने नौजवान दोस्तों को हम टेक्नोलॉजीज़ को उस तरीके से मुतारफ़ कराएं जिस तरीके से दुनिया के दूसरे ममालिक में एक एडवांस्ड लेवल के ऊपर काम किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें हम आज की सीरीज़ में हम क्या बातचीत करेंगे। हमने पहले भी थोड़ी सी बातचीत की थी कि कन्वेंशंस कन्वेंशंस क्या आती हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो एक रिवायात आप कह लें कि कुछ चीज़ों की रिवायात होती हैं। प्रोग्रामिंग में भी कुछ रिवायात है जो कि मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स या मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो उनको फॉलो करते हैं। और इसमें जो रिवायात हैं या कन्वेंशन जिनको जिनको कहा जाता है, वो मुख्तलिफ लेवल्स की चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होती हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि इंडेंटेशन करना या वेरिएबल नेम्स को एक मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स बना के रखना, बजाय इसके कि सी या आई या एक्स वेरिएबल नेम लिया जाए, उसकी बजाय एक यूज़फुल और मीनिंगफुल वेरिएबल नेम लिया जाए ताकि उसको उसके फंक्शन को समझना आसान हो। इसी तरह से वेरिएबल नेम्स को लिखने के भी कुछ स्टाइल्स हैं और इसी तरह से आपके प्रोग्राम में ना सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं बल्कि कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। कुछ आपके मैक्रोज होते हैं जिनको आपने हैश डिफाइन के साथ डिफाइन किया हुआ होता है। सिमिलरली आपके पास फंक्शंस होते हैं एंड सिमिलरली जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उसमें वो वेरिएबल्स के जो टाइप्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। इंटीजर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकते हैं। सिमिलरली आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो आपकी क्लासेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी एक अपने तौर पर एक आपको एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है या एक स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करती है। तो इन तमाम चीज़ों को आपके पास मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है सिवाय इसके कि आमतौर पर कंपाइलर्स ये कहते हैं कि किसी भी वेरिएबल नेम या किसी फंक्शन का नाम किसी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। लाइक 7 सेगमेंट में 7 आप पहले नहीं लिख सकते। सो एस से आप लिख लें बेशक। तो इस तरह से वो इसी तरह उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, कॉमास नहीं होने चाहिए, फुल स्टॉप्स नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसके अलावा भी कुछ कन्वेंशंस हैं जिनको कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं और वो मुख्तलिफ लोग उसको फॉलो करते हैं। एक को कहते हैं स्नेक केस। अच्छा, एक बात याद रखें कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। उसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए दे आर
treated as different letters और different characters, क्योंकि उनका ASCII codes are different। तो इसलिए इसमें जो केस है उसको आपने बहुत तवज्जो से रखना है कि अगर आपने किसी जगह पे कैपिटल ए वेरिएबल यूज़ कर लिया और आगे आके स्मॉल ए यूज़ किया है तो दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट वेरिएबल्स। तो एक है स्नेक केस। स्नेक केस में क्या होता है कि अगर आपके पास लफ्ज़ जो वेरिएबल का नेम है या फंक्शन का नाम है वो दो अल्फाज जैसे दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है, जैसे हमने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये तीन उसके ऊपर मुश्तमिल है, टोटल नंबर ऑफ और स्टूडेंट, चार वर्ड्स पर मुश्तमिल है। तो उन चार लफ्ज़ों को आपस में कैसे ज्वाइन करना है? सो एक तरीका है स्नेक केस, जिसमें कि सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स होंगे और दरमियान में हर वर्ड के दरमियान में अंडरस्कोर आएगा, यानी टोटल और नंबर के दरमियान में अंडरस्कोर आएगा और लेकिन लेटर सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। कैमल केस, कैमल केस में जो है वो आपका अंडरस्कोर नहीं आएगा, लेकिन जो पहला लफ्ज़ होगा वो स्मॉल लेटर होगा और उसके बाद आगे जितने अल्फाज भी आएंगे उनका पहला पहला लफ्ज़ कैपिटल होगा। मसलन आपने कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल का टी जो है वो स्मॉल होगा, नंबर का एन कैपिटल होगा, ऑफ का ओ कैपिटल होगा, स्टूडेंट्स का एस कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। इसको कहते हैं कैमल केस। फिर है पास्कल केस। पास्कल केस में जो हमने इसमें जो कैमल केस में पहला लफ्ज़ स्मॉल ला किया था उसमें पहला लफ्ज़ भी कैपिटल होगा और बाकी का रूल वही होगा। हर जो वर्ड है वो पहला लेटर कैपिटल होगा। इसमें फाइंड एफ कैपिटल, मैक्स एम कैपिटल, वैल्यू वी कैपिटल, इसको पास्कल केस कहते हैं। फिर है कि हंगेरियन नोटेशन। हंगेरियन नोटेशन में किया जाता है कि वो उसी तरह से लफ्ज़ों के नाम उनको कैपिटल ज़रूर किया जाता है, जैसे फाइंड का एफ, एम का एम, मैक्स का एम और वी का वैल्यू का वी, ये कैपिटल किए गए हैं बाकी स्मॉल लेटर्स में। लेकिन उससे पहले एक स्मॉल लेटर्स में एक एक स्ट्रिंग या एक लफ्ज़ एंटर किया जाता है जो ये बताता है कि इस वेरिएबल की टाइप कौन सी है। मिसाल के तौर पर एस टी आर से मुराद ये है कि यहाँ पे जो नेम, ये फाइल नेम है ये स्ट्रिंग है। आई से मुराद ये है कि ये इंटीजर है। एफ एन से मुराद ये है कि ये फंक्शन है। ये अगेन स्ट्रिंग है। ये डबल है, ये वेरिएबल टाइप है। सो आप डाटा टाइप जो है वो उससे पहले मेंशन करते हैं। सिमिलरली एक जनरल नोटेशन ये है कि जो कांस्टेंट्स आपने अपने प्रोग्राम के बीच में लिखने हैं, चाहे वो हैश डिफाइन के ज़रिए मैक्रोस के लिए लिखें या आप कांस्टेंट एक्सप्रेशन के साथ लिखें, उनका नाम सारा का सारा कैपिटल होना चाहिए। मसलन नंबर ऑफ रोज़, आपने डिस्प्ले की नंबर ऑफ रोज़ को डिफाइन किया है कि मेरी नंबर ऑफ रोज़ 80 होंगी, तो नम रोज़ आपने अगर उसको डिफाइन किया है तो वो नम रोज़ कैपिटल होगा और उसकी वैल्यू 80 आप कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे भी आप नम रोज़ का लफ्ज़ लिखेंगे वहाँ वहाँ पर 80 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा या रिप्लेस 80 कंसिडर होगा। तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं दे आर बाय कन्वेंशन रिटन एज कैपिटल्स एंड वेरिएबल्स एंड फंक्शन नेम्स अकॉर्डिंग टू जिस भी आप नोटेशन को फॉलो कर रहे हैं। आमतौर पर लोग कैमल केस को पसंद करते हैं। जो आपका आर्डुइनो का जो स्टाइल है प्रोग्रामिंग का वो भी कैमल केस है और बाकी के जो है वो भी ज़्यादातर लोग कैमल केस को यूज़ करते हैं। फिर जी सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं जो लास्ट लेक्चर में, कि आपका जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली मल्टीपल छोटे छोटे मॉड्यूल्स, मल्टीपल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इनके आपके सॉल्यूशंस बनाए हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस और इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल्स, या उनको बजाय एक ही फाइल में रखने के उनको मुख्तलिफ फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इवन ज़्यादा बेहतर होता है कि उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और वो हर प्रोजेक्ट्स जो है वो आपस में मिलके एक सोल्यूशन बना लें जो कि एक पर्टिकुलर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हल कर रहा होता है। रिमेंबर कि जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है वो एक प्रोजेक्ट की बनती है, वो सोल्यूशन की नहीं बनती है। तो अगर एक सोल्यूशन के बीच में दो प्रोजेक्ट्स हैं तो आपकी दो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनेगी, एक एक प्रोजेक्ट की और एक दूसरे प्रोजेक्ट की, मगर उनको अगर आपने डिफरेंट उनमें माइक्रो कंट्रोलर्स में बंद करना है।
मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन के बीच में दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक क्लाइंट और एक सर्वर, और हर प्रोजेक्ट की फिर अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है फाइल्स की, जिसमें हेडर फाइल्स को अलग रखा गया है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को अलग रखा गया है, रिसोर्स फाइल्स जो हैं आपको अलग चाहिए वो आइकॉन्स हैं या इस तरह की चीज़ें वो अलग रखी गई हैं, सोर्स फाइल्स को अलग रखा गया है। और फिर इस तरह से अगर आप सोर्स के बीच में जाएंगे तो आपको आगे डिफरेंट जो फाइल्स हैं वो सबको अलग अलग आप रखते हैं। तो इस तरीके से अपने कोड को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज रखते हैं, बजाय इसके एक ही फाइल के बीच में खिचपिच करते जाएं। नाउ हाउ टू यूज़ द रीयूजेबल कोड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में, कि डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। आप पहिए को दोबारा से ईजाद ना करें, पहिए आपके पास जो चीज़ आपके पास बनी हुई मौजूद है आप उनको यूज़ करें और नई चीज़ें क्रिएट करें। तख्लीक करना ज़रूरी है, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग आपके पास कोई चीज़ मौजूद है जिसको कि आप रीयूज़ कर सकते हैं तो उसको आप बिल्कुल यूज़ करें। तो आप अपना कोड भी ऐसा लिख के रख सकते हैं कि एक जनरल पर्पस कोड आपने लिखा किसी चीज़ का, फ़र्ज़ करें कि आपने ईमेल भेजने का कोड लिखा और आपको पता है कि आपको ईमेल कई प्रोजेक्ट्स में भेजनी पड़ेगी, तो वो कोड जो आपने ईमेल भेजने का लिखा उसको आपने एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट या एक फंक्शन बना के आपने कहीं पर स्टोर कर लिया, और आप नेक्स्ट टाइम जब आपने उसको यूज़ करना है, आप पता है आपने इसको अच्छी तरह से टेस्ट किया हुआ है, ये हर तरह की कंडीशन में सही काम करता है, आप सिंपली उसको कॉल करेंगे और कॉल करके यूज़ कर लेंगे। अब आपको उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर वेरिएबल्स कौन से डिक्लेयर किए हुए हैं और उसके अंदर फंक्शंस कौन से डिक्लेयर किए हुए हैं। तो इस तरह से जो कोड आप खुद लिखते हैं या आपको कमर्शियली भी और फ्री टू यूज़ भी बहुत सारा आपको सॉफ्टवेयर मिलता है जिसको कि आप ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री टू यूज़ जिसको हम ओपन सोर्स भी कहते हैं उसमें थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है, कि जो राइटर है वो क्योंकि उसकी वो जिम्मेदारी नहीं कबूल करता कि इसमें कोई अगर एरर आ जाएगी या कोई बग आ जाएगा और उसकी वजह से आपका सिस्टम क्रैश कर जाए या आपका कोई नुकसान हो जाए तो उसकी कोई जिम्मेदारी वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए उस कोड को और बाज़ औक़ात वो कोड एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या एक पर्टिकुलर सिचुएशंस को एज्यूम करके लिखा जाता है और वो उसी के अंदर ही रन होता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक ज़माने में एक लाइब्रेरी लिखी एलसीडीज़ को ड्राइव करने के लिए, कैरेक्टर एलसीडीज़ को ड्राइव करने के लिए, और उसमें मैंने ये अज्यूम किया कि मैं इसको सिर्फ 8 बिट मोड में यूज़ करूँगा। तो वो 8 बिट मोड के लिए वो लाइब्रेरी ठीक थी, वो बहुत सारा काम बहुत अच्छा काम करती थी मेरे तमाम प्रोजेक्ट्स में जहाँ मैं 8 बिट मोड में यूज़ करता था। अब अगर वो लाइब्रेरी में किसी को दूंगा तो वो भी उसको 8 बिट मोड में ही यूज़ कर सकेगा, लेकिन फ़र्ज़ करें कि उसका सिस्टम जो है वो 4 बिट मोड में उसको चलाना चाहता है। ठीक है, मतलब उसका हार्डवेयर ऐसा है कि जिसमें उसके पास इतनी 8 पिन स्पेयर नहीं है, तो वो उसको 4 बिट मोड में चलाना चाहता है, तो वो उस लाइब्रेरी को नहीं चला सकेगा, या वो उसके ऊपर कोई एरर दे देगी, कोई और मसला हो जाएगा। तो इसलिए जो थर्ड पार्टी से किसी से आप लाइब्रेरीज या इस तरह की चीज़ें परचेज करते हैं तो आपको नंबर एक तो उसके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि ये कैसे यूज़ करनी है, उसमें कौन से फंक्शंस का क्या रोल है, और इसके अलावा उसमें क्या एजम्पशंस की गई हैं, और कहाँ कहाँ वो यूज़ हो सकती है, कहाँ कहाँ उसकी यूज़ नहीं हो सकती, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। तो लेकिन आपके पास एक अच्छा कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज ज़रूर होनी चाहिए मुख्तलिफ कामों को करने की, और वो आपको बहुत सारा काम आसान कर देगी। और जस्ट लाइक जैसे आर्डुइनो की सक्सेस ही इसी में है कि आपको तकरीबन हर चीज़ के लिए लोगों ने लाइब्रेरीज बनाई हुई है। सो आखिर किसी ने तो वो लाइब्रेरीज बनाई है ना, वो आसमान से तो नहीं बनी बनाई, तो वो आर्डुइनो वालों ने खुद भी नहीं बनाई, तो वो कम्युनिटीज ने बनाई है। तो एलसीडीज को ड्राइव करने के लिए आपको सैकड़ों लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, आपको 7 सेगमेंट डिस्प्लेस को ड्राइव करने के लिए सैकड़ों लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। हर लाइब्रेरी का अपने एडवांटेजेस भी होंगे, अपने डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसलिए आपने अपने पास एक ऐसी कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज रखनी है जो कि रिप्यूटेबल लोगों ने लिखी हैं, या जिनको आपने टेस्ट कर चुके हैं, या जिनके बारे में आपको मालूम है कि वो आपके हिसाब से वो ठीक काम करती हैं, ताकि क्योंकि उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जिस तरह से हमने उसको कमांड दी है ये उसी तरीके से काम करेगी और उन तमाम सरकमस्टांसिस में काम करेगी जिसमें हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं।
तो लिहाजा हमने लाइब्रेरीज हमारे पास होनी ज़रूरी है और एक अच्छी कलेक्शन लाइब्रेरीज की होनी चाहिए। जितनी अच्छी कलेक्शन होगी उतना ज़्यादा आपके पास इफ़ेक्टिव काम आप कर सकेंगे। कुछ कंपाइलर्स ऐसे हैं जो कि खुद साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है वो साथ ही प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका वालों के जो कंपाइलर्स हैं वो एवीआर के लिए भी हैं, पिक के लिए भी हैं, आर्म के लिए भी हैं। बहुत अच्छे कंपाइलर्स हैं और उन पे साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है कि ह्यूज कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज उन्होंने बना के टेस्टेड जो है वो उन्होंने साथ दी हुई है। सो दे आर रिलायबल लाइब्रेरीज। लेकिन अगर आप माइक्रोचिप स्टूडियो में काम करते हैं या इसमें इवन STM32 के लिए जो QYD में काम करते हैं तो उन्होंने साथ जो लाइब्रेरीज दी हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सी की अपनी लाइब्रेरीज हैं जो मैथ्स की लाइब्रेरीज हैं और फ्लोटिंग पॉइंट की लाइब्रेरीज हैं, कैरेक्टर मैनिपुलेशन की लाइब्रेरीज हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की लाइब्रेरीज हैं। लेकिन आपको किसी मॉड्यूल को मैनेज करने की लाइब्रेरी उसमें नहीं मिलेगी क्योंकि मॉड्यूल इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ सी कंपाइलर। मिसाल के तौर पर आप LCD को ड्राइव करना चाहते हैं तो LCD इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सी कंपाइलर। तो वो आपको लाइब्रेरी या तो परचेज करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है अगर आपको परचेज लाइब्रेरी मिलती है तो वो भी रिलायबल होंगी और डेफिनेटली वो उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे उसकी मेंटेनेंस की और उसके आपकी सपोर्ट की। और या आप खुद डेवलप करें। तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को जो सिखाने का यही है कि जो हमारे यूज़र्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, दे शुड बी एबल टू राइट देयर ओन लाइब्रेरीज। जहाँ पे लाइब्रेरी अवेलेबल हो बहुत अच्छी बात है, उसको यूज़ करें। इसमें उसको दोबारा से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर एक लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है और उस चीज़ की डाटा शीट आपके पास अवेलेबल है तो यू शुड बी एबल टू राइट योर ओन लाइब्रेरी और यू शुड बी एबल टू राइट योर ओन कोड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी राइटिंग स्टाइल में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टाइल में डॉक्यूमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस वक्त हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उस वक्त हमारे दिमाग के बीच में एक पूरा नक्शा या पूरी चीज़ एक बनी हुई होती है और आप उसके मुताबिक अपनी इमेजिनेशन के बीच में सारा काम करते चले जा रहे होते हैं। लेकिन कुछ अर्से के बाद जब आप उसी कोड को रिवाइज करने लगते हैं तो आपको ये भी भूल गया होता है कि मैंने ये फंक्शन किस काम के लिए लिया था या यहाँ पे मैं इस जगह में ये जो कोड का सीरीज लिखी हुई है यहाँ मैं क्या काम कर रहा था। तो और अगर वही कोड आपने किसी और को देना है अपनी कंपनी के बीच में, अपने पीयर्स के बीच में या अपने फ्रेंड्स को अपने शेयर करना है तो दे नीड डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि जो कमेंट्स की फॉर्म में जो आप उसमें लिखते हैं बल्कि एक अलहदा से एक दस्तावेज़ बनाई जाती है जिसमें उसकी जो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट करने का एक तरीका है। सॉफ्टवेयर को मैं इस जगह पे बहुत सारा कुछ डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन उसकी एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन है कि दूसरा बंदा उसको देख के पढ़ के समझ सके कि अगर आपने जॉब छोड़ के चले गए हैं और वो प्रोजेक्ट किसी और के हवाले कर दिया गया है तो वो उस डॉक्यूमेंट को देख के समझ जाए कि ये पहला शख्स जो काम कर रहा था ये क्या काम कर रहा था। ये एक ओवरलाइन सी एक डेमोन्स्ट्रेशन है लाइक कि एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सिर्फ एक कागज़ नहीं होता, बहुत सारे कागज़ होते हैं, बहुत सारे पन्ने होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट बुक्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंटेशन के। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि एक प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है और प्रोडक्ट में फिर डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन दो तरह की है। एक वो डॉक्यूमेंटेशन जो कि इंटरनल यूज़ के लिए है जिसमें कि कंपनी के अपने सारे हिसाब किताब लिखे हुए हैं, उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसका यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन क्या था, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमने कैसे डिज़ाइन किया, सोर्स कोड क्या था, उसकी क्वालिटी जो चेक की गई उसकी अश्योरेंस कैसे हमने चेक की। ये सब चीज़ें जो है ये उसकी सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके इंटरनल यूज़ के लिए। इसके अलावा प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन वो है जो यूज़र के लिए, यानी जिसने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो लाइब्रेरी है, चाहे वो पूरी एप्लीकेशन है। तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन होगी जो कि यूज़र के लिए होगी। और यूज़र भी दो तरह के होंगे, एक वो यूज़र है जो एंड यूज़र है जिसने अल्टीमेटली यूज़ करनी है और एक वो है जो कि सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है जिसके पास थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसके वो उसने कवर करने हैं वगैरह वगैरह। ये एक मिसाल है, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही कुछ हो। इसी तरह से एक प्रोसेस की डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें कि आपके सारा
जो पूरा प्लान क्या था आपने, एस्टिमेट क्या लगाए, आपका शेड्यूल क्या होगा, आपने ये सब चीज़ें कैसे करनी है, कौन सी टाइमलाइन होगी, कितने अरसे में आप इसको मुकम्मल करेंगे, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, आपने उसकी पीसीबीज कहाँ से बनवाने हैं, उसका पीसीबी डिज़ाइन किसने करना है, फर्मवेयर को टेस्ट किसने करना है, ये सब चीज़ें जो हैं ये इस प्रोसेस कंट्रोल का हिस्सा होती है। और गो कि ये भी इंटरनल यूज़ के लिए, लेकिन ये भी एक सॉर्ट ऑफ एक सिस्टम डिज़ाइन का ही पार्ट होता है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है ये कंपनीज कंपनीज करती हैं, और आपको भी करनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट की, ताकि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप दोबारा से रिवाइज करें तो वो एक हाफ हार्टेड प्रोडक्ट ना हो, वो एक फुल प्रोडक्ट हो। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट के भी हैं और कई कंपनीज के अवेलेबल हैं, कि जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को आप इस तरह से गैंट चार्ट्स बनाते हैं, और ये चार्ट्स बना के आप बताते हैं कि आप मेरी जो है वो कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक कौन सा काम हो रहा होगा। उसने यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहते हैं कि हमारी हार्डवेयर की डिस्कशन हो रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी प्रोक्योरमेंट की डिस्कशन हो रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक्चुअल फर्मवेयर डेवलप हो रहा होगा, इस टाइम के दौरान में हम इसको टेस्ट कर रहे होंगे, इसके दौरान में हमारी प्रोडक्शन हो रही होगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से पूरी आप अपनी वो करते हैं, और इस तरह से अपने माइलस्टोन्स अचीव करते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब हम इस फेज़ में आ गए हैं, हम टेस्टिंग में आ गए हैं, अब हम प्रोडक्शन में चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक 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 आपको अच्छा तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर ये चीज़ भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सिर्फ ये एप्लीकेशन यहाँ तक ही बन के ना ख़त्म हो जाए, इसमें आपको फ्यूचर की एक्सपेंशन की गुंजाइश ज़रूर रखनी चाहिए। कि मिसाल के तौर पर कल को आप इसी एप्लीकेशन को किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंपाइल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशन बनाई है तो वो एंड्रॉयड के ऊपर भी चल सकती हो, वो आईओएस पे भी चल सकती हो, वो लिनक्स बेस्ड किसी सिस्टम के ऊपर चलना चाहे तो वो भी चल सकती हो। और ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ पहली मरतबा ही बना लिया जाए, उसके बीच में ये गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर आप जब चाहें तो आप ऐसा कर सकें। तो इसी तरह से अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर तब्दील हो जाए, आपने पहले ये एक एप्लीकेशन बनाई, वो एक माइक्रो कंट्रोलर ए के ऊपर बनाई, और वो ठीक थी, चल रही थी, और उसके बाद कंपनी ने महसूस किया कि हमें एक और माइक्रो कंट्रोलर्स जो हैं वो ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, या वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसी एप्लीकेशन को उस माइक्रो कंट्रोलर के लिए रीराइट कर दें। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके बीच में ऐसी गुंजाइश हो कि बहुत मिनिमल चेंजेस करने से आपका ये जो एप्लीकेशन है वो दूसरे सिस्टम के ऊपर अडेप्टेबल हो जाए। सो एक्सपेंशन फॉर फ्यूचर की गुंजाइश ज़रूर रखनी चाहिए, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, मल्टीपल माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए। डीबगिंग हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं, बहुत ही एसेंशियल टूल है, और डीबगिंग जो है उसके लिए बहुत सारे लेवल्स हैं, सिमुलेशंस को भी यूज़ किया जाता है, और फिर रियल टाइम डीबगिंग भी की जाती है, एप्लीकेशन को रियल एनवायरनमेंट में चला के वहाँ से भी डीबग किया जाता है, क्योंकि उस वक्त माइक्रो कंट्रोलर ने एक्चुअल जो दूसरा हार्डवेयर है, लाइक आपके सेंसर्स हैं या आपकी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स हैं, और जो सब चीज़ें उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है। जो इंडस्ट्रियल लेवल की चीज़ें हैं उसमें जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपको नॉइज़ का कोई मसला ही नहीं होता, लेकिन जब वो एक्चुअल जगह पे जब जहाँ चलती है वहाँ पे सिस्टम के बीच में नॉइज़ होती है, वो नॉइज़ इंटरफियर करती है आपकी डेटा की इंटरप्रिटेशन को। तो इसलिए उसको फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके डीबग करना होता है। तो उस डीबगिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके आईडीज़ हैं उनके बीच में बिल्ट इन है, और इसके अलावा आपके पास हार्डवेयर टूल्स होते हैं, लाइक ये जैसे कि डीबगर अडाप्टर है, ये मतलब ये जे टैग के साथ यूज़ होता है। ये एक पॉपुलर प्रोटोकॉल है डीबगिंग एंड प्रोग्रामिंग का। एसपीआई भी यूज़ होता है एज डीबगिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये हम अपने उस पर कोर्स में देखेंगे कि हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए स्पेशल प्रोग्रामर्स यूज़ किए जाते हैं जो डीबगिंग कर सकते हैं। तो बूट लोडर्स के साथ जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे आप आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में डीबगिंग नहीं कर सकते। तो ये जो हार्डवेयर अडाप्टर्स होते हैं, सॉरी, ये आपको बिल्कुल आपको हार्डवेयर के ऊपर फुल कंट्रोल देते हैं कि आप अपने प्रोसेसर को रोक लें,
उसकी एग्जीक्यूशन को एक एक स्टेप आगे करें, वेरिएबल्स को इंस्पेक्ट करें, आप उसकी रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट करें, आप उनको मॉडिफाई कर दें रजिस्टर्स को कि नहीं यहाँ पे ज़ीरो नहीं यहाँ पे वन करो, अब देखो क्या होता है, एंड सो ऑन। तो ये अडाप्टर्स डीबगिंग जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स जो कंसिडर करने के लिए, सॉरी बहुत सारी क्लटर्ड स्लाइड है, लेकिन सब चीज़ों को मैं एक ही जगह पे रखना चाहता था। सबसे पहले हार्डवेयर इंटरफेसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यू शुड नो ऑल द डिटेल्स ऑफ योर मॉड्यूल्स, जो भी माइक्रो कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एडीसी, जीपीआईओ, यूएसआर वगैरह के जितने मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में आपको खातिर खा नॉलेज होनी चाहिए। याद नहीं होना चाहिए लेकिन पता ज़रूर होना चाहिए। एंड देन रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स, जो ख़ास तौर पे जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, दे आर अबाउट प्रिसीजन एंड रियल टाइम। इसमें डिले एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर किसी ने एक ब्रेक का बटन दबाया है या किसी ने आपकी व्हीकल ने कोई ऐसी सिचुएशन महसूस की है तो इमीडिएटली आपके एयर बैग्स ने रिस्पॉन्स फ़ौरन करना है, या आपने ब्रेक्स ने फ़ौरन रिस्पॉन्स करना है, या किसी और चीज़ ने रिस्पॉन्स करना है। उसमें ये नहीं पॉसिबल कि आपका प्रोग्राम किसी लूप में फंसा हुआ था और वो उसको एड्रेस नहीं कर सका। पीसीज के एनवायरनमेंट में सब कुछ एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे डिलेज हैं, इंटरनेट के डिलेज हैं, टाइमिंग डिलेज हैं, वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। लेकिन जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं वहाँ पे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड टाइमिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डिलेज और वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। देन पावर मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल जितनी आपकी इक्विपमेंट बन रही है, ये बन रही है, बहुत सारी चीज़ें जो वो बैटरी ऑपरेटेड है, एंड उसमें जो बैटरी टाइम है वो उसकी जो प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी एंड प्रोडक्ट की सक्सेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कितने अरसे तक इसकी बैटरी लाइफ चलती है। तो आजकल जितने माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो आपको अलाउ करते हैं स्लीप मोड्स, डीप स्लीप मोड्स और इस तरह के मुख्तलिफ मोड्स अलाउ करते हैं कि अगर प्रोसेसर इस्तेमाल नहीं हो रहा या आइडल पड़ा हुआ है तो वो स्लीप मोड में चला जाए या स्क्रीन सेविंग मोड में चला जाए, कम बैटरी कम से कम इस्तेमाल हो। तो ये सब कंस्ट्रेंट्स आपने अपनी प्रोग्रामिंग के बीच में, अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बीच में शामिल करने हैं। देन इज़ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डिवाइस के बीच में जितना डाटा है और जो जिसको वो मैनिपुलेट कर रही है वो बड़ा कीमती डाटा है। वो उसको ना सिर्फ ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कोई अनऑथराइज शख्स उसमें से उस डाटा को ले सके या मैनिपुलेट कर सके, बल्कि आपका जो अपना फर्मवेयर उसके बीच में है दैट शुड बी सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ, कि कोई शख्स उसको मलेशियसली मॉडिफाई ना कर दे और उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाए। सिमिलरली जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपकी कंपनी के, दे शुड नॉट बी एबल टू स्टील योर डाटा। तो डाटा की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि आपके सॉफ्टवेयर को हर किस्म की एनवायरनमेंट के बीच में टेस्टिंग जो है वो हुई होनी चाहिए, इसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। और यूनिट टेस्टिंग में हर तरह की स्ट्रेटजीज अख्तियार की जाती हैं कि अगर ये सिचुएशन हो जाए तो फिर ये सिचुएशन आना चाहिए, और ये ऐसा जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतने मिली सेकंड्स के बाद जवाब आना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंटेशन पहले होती है और फिर आप उस डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक हर तरह की पॉसिबल कंडीशन रख के वो टेस्टिंग करते हैं। आमतौर पर टेस्टिंग वाले जो लोग होते हैं एक कंपनी के बीच में वो अलग होते हैं, और उनको आपकी प्रोडक्ट जब चली जाती है और वो उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं अंडर द सर्टन रूल्स एंड उनके तहत, और वो फिर आपको फीडबैक देते हैं कि ये प्रोडक्ट अप टू द मार्क है या इसमें किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड मल्टीटास्किंग, डेफिनेटली सब चीज़ों को पता ही होगा कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एम्बेडेड सिस्टम्स में होते हैं उनको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि आपके टास्क जो हैं वो एकदम एक टाइम पे हों, और अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क है तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है और उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। एंड देन देयर आर वेरियस इंडस्ट्रीज ऑफ एप्लीकेशन, ये आप लोगों को मालूम ही होगा कि माइक्रो कंट्रोलर्स आजकल तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, मतलब हर वो चीज़ जिसको हम कहते हैं कि इंटेलिजेंट डिवाइस है उसके बीच में माइक्रो कंट्रोलर किसी न किसी फॉर्म में बैठा हुआ होगा। देन ये लास्ट में चंद एक मैसेजेस हैं, सॉर्ट ऑफ डोंट रिपीट योर सेल्फ, इसको ड्राई अप्रोच कहते हैं
कि आपका ने जो कोड आपने लिख लिया है उस कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए, उसको रीयूज़ करें इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस, लेकिन उसको आप दोबारा से ना लिखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो सारा कोड आपने 4-5 जगहों पे रिपीट किया और फिर पता चला कि उसके बीच में कोई एरर थी, मल्टीप्लिकेशन के बीच में 2 लगाना था, तो फिर आपको वो चारों पांचों जगहों पे ढूंढ के तब्दील करना पड़ेगा, वरना एक डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी कि 2 जगहों पे आपने उसको 2 रिप्लेस कर दिया, बाकी जगहों के ऊपर 3 ही लिखा रह गया। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि कोड जो है वो रिपीट ना हो, डोंट रिपीट योरसेल्फ। इसके अलावा एक दूसरी अप्रोच है जिसको बेट अप्रोच कहते हैं, राइट एवरीथिंग ट्वाइस। ये भी एक अप्रोच है, मतलब जिसमें वो कहते हैं कि 2 मरतबा आप चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बार बार रिपीट ना करें। और इस चीज़ को, जो चीज़ों को रिपीट ना करने का जो थ्योरी है, उसको एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, कि आप चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट कर दें लोगों से, एक तरह से कंसेप्चुअली उसको हायर लेवल पे ले आएँ और आप उसके कोडिंग के बीच में बार बार चेंजेस ना करनी पड़े, जस्ट लाइक जैसे लाइब्रेरीज हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो लेकिन कुछ लोग इस एब्स्ट्रैक्शन के बीच में इतने ज़्यादा हेस्टी एंड इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि वो चीज़ का मकसद जो है ना वो गुम हो जाता है। तो इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इट इज़ प्रेफर डुप्लीकेशन ओवर रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन। तो ये एक मुख्तलिफ किस्म की फ़िलासफ़ीज़ हैं प्रोग्रामिंग की, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे कैसे ये समझता हूँ कि डोंट रिपीट योरसेल्फ वाली फ़िलासफ़ी इज़ इम्पोर्टेंट है। और 1 या 2 मरतबा कोड को रिपीट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी रिटन अगेन एंड अगेन। सो टेक होम मैसेज, डोंट टेक द ईज़ी पाथ। आसान पाथ कोई भी नहीं होता। आप कहें कि ये आसान तरीका है, ये मैं छोटी ईज़ी आईडी को यूज़ कर लूँ, मैं ईज़ी प्रोग्रामिंग यूज़ कर लूँ, बनी बनाई लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर लूँ, मेरी फटाफट प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। तो ईज़ी चीज़ कोई भी नहीं होती। डोंट टेक द ईज़ी पाथ। जो ईज़ी पाथ होगा वो और लोगों ने भी लिया होगा, और आपको, आपका मामला डिफरेंट सिर्फ उसी वक्त होगा व्हेन यू हैव टेकन अ डिफरेंट पाथ। एंड चूज़ योर एरिया एंड मास्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ी वसी फील्ड है, एम्बेडेड सिस्टम्स बहुत बड़ा समंदर है, आप हर चीज़ को मास्टर नहीं कर सकते। बजाय इसके कि आप जैक ऑफ ऑल रहें और मास्टर ऑफ नन हो, आप किसी एक चीज़ को पकड़ें और उसको मास्टर करें, उसके ऊपर आपको पूरा होल्ड होना चाहिए कि हाँ, मैं इस चीज़ को पूरी तरह से जानता हूँ। एक्सप्लोर मैनी टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। जिस वक्त आप सीख रहे होते हैं या आपको नए किसी प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलता है, नए टूल के बारे में पता चलता है, उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें। जिद में आके ये नहीं करना कि मुझे तो काम आता है, मेरा काम ठीक चल रहा है, मुझे नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं। नो, नेवर डू दैट। नई चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करें और उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें, उसको एक मौका ज़रूर दें, और उसके बाद अगर वो आपको सूट करती है उसको अडाप्ट करें, और अगर नहीं सूट करती तो कोई बात नहीं, उसको मत अडाप्ट करें। लेकिन उसके साथ बाइसिंग का बिहेवियर ना रखें। सो एक्सप्लोर ज़रूर करें नए प्लेटफॉर्म को और सारे प्लेटफॉर्म को जो आपके पास अवेलेबल हो, एंड देन फॉलो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। जो हमारी सारी बातचीत थीम यही थी कि फॉलो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स के तरीके से काम हो रहा है आप उस तरीके से काम करें। बी फ्लेक्सिबल एंड एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, ये हमने बात कर ली। लर्न टू वर्क इन टीम्स, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि टीम वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, तो जितनी अच्छी टीम होगी, जितनी उनमें कोलैबोरेशन ज़्यादा होगी, जितना ट्रस्ट लेवल ज़्यादा होगा और जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ज़्यादा होगा, उतनी अच्छी आप एप्लीकेशंस और जल्दी और रैपिडली बना सकेंगे। ऑलवेज थिंक देयर इज़ अ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये तो डेफिनेटली आपको होना चाहिए कि अपनी चीज़ कभी भी फाइनल नहीं होती, उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। ऑलवेज लिसन टू क्रिटिसिज्म ऑन योर प्रोडक्ट। अब डॉगमेटिक नहीं हो जाना कि कोई शख्स मेरी चीज़ को बुरा कहे ही ना। कोई शख्स आपकी चीज़ को बुरा कह रहा है, उसको सुने और उस पर सोचें ज़रूर कि ये इसने कभी ये कहा है, तो इसमें कोई कहीं वाकई सदाकत है कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्योंकि आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करेंगे तो इम्प्रूव करेंगे, और हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज बेटर। लिसन टू ऑल बट फॉलो ओनली व्हाट यू फील लाइक, ये एक जनरल किस्म की बातचीत है।
इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट इन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स, दूसरे लोगों के साथ डिस्कशंस करें, कम्युनिटीज़ के साथ डिस्कशन करें, फोरम्स में डिस्कशन करें। बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी, बहुत सारी बातें आप दूसरों को बताएंगे। तो और मैंने खुद देखा है कि जब मैं खुद किसी को कुछ चीज़ पढ़ाने लगता हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी, जब मैं थोड़ी सी तैयारी करता हूँ तो मेरी खुद बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, जो जो कॉन्सेप्ट मुझे पहले क्लियर नहीं थे। तो इसलिए दूसरों को हेल्प करने में बहुत सारी चीज़ें आपकी भी हेल्प हो जाती है। एंड कनेक्ट विद अदर्स थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन और इन सब चीज़ों को। तो ये हमने कंक्लूड किया अपना एक सेशन विच वाज 4 पार्ट सेशन, और जिसमें कि हमने ये बातचीत की कि एक अच्छा एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोगों को कामयाबी अता फरमाए, और आप सब पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं, डेवलपमेंट करें, और हमारी पहचान पाकिस्तान हो। रिमेंबर, जस्ट हमें पाकिस्तान को ब्रांड करना है, ब्रांड पाकिस्तान। कि कोई शख्स अगर का नाम सुने आपकी कंपनी का, पाकिस्तान का, तो वो नाम सुन के ही ये बात कह दे कि दिस थिंग विल बी डेफिनेटली, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।